डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आरयूसीएस के एग्जाम पेपर के 2019 वाले की जो पैथोफिजियोलॉजी का हुआ था सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे मैं चीज बता दूं, यहाँ पे अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन पेपर में आंसर कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ना चाहिए एग्जाम में, आपको किस तरह से लिखना चाहिए ताकि आपको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाओ और अच्छा नंबर मिले। ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप पूरा पेपर देखिएगा, पूरा समझिएगा। 15-20 मिनट का पेपर है, लेकिन आपके लिए ये स्कोरिंग एज वेल एज पासिंग मार्क्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अपन बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, आपका जो पेपर था सेकंड सेमेस्टर किया है पैथोफिजियोलॉजी 2019 का, जुलाई में एग्जाम हुआ था। जनरली आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो चारों इंस्ट्रक्शन को मैं शॉर्ट में ब्रीफ बता देता हूं, आपको थोड़ा समझ में रहेगा। एग्जाम पेपर पे आपको पहला है, एग्जाम पेपर पे आपको कुछ नहीं लिखना रोल नंबर के अलावा, नहीं तो आपको अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सेक्शन ए के लिए क्योंकि 3 सेक्शन होते हैं आपके एग्जाम पेपर में। सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 और 2, 5-5 क्वेश्चन होते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ पे मोटी बात यह है कि ये पूरा का पूरा सेक्शन कंपलसरी है, मतलब पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ध्यान रहे, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। यदि आपने इसको पूरी तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो 100% मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब स्कोरिंग एज वेल एज पासिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके, अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव मोड वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। आपके पास यहाँ पे चॉइस है, लेकिन चॉइस में इस तरह से है कि आपके पास में एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर आता है दूसरा, ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट जो सी सेक्शन के लिए होता है, क्वेश्चन 6 और 7। यहाँ पे 6 क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से 4 में से 3 करने होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और इस तरह से 35 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो ध्यान देना, इंडिविजुअल में हर का आपको एक एक क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, कैसे आपको करना है, ये चीज मैं समझाऊंगा। तो एक एक 1 बाय 1 चलते हैं। सेक्शन एक की बात हो रही है तो देखिएगा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया बहुत शॉर्ट है, 20 वर्ड्स में मैक्सिमम आंसर करना। डिफाइन एट्रोपी, तो यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम डेफिनेशन लिखना है एट्रोपी का, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के हैं। फिर उसके बाद में ध्यान देना, डिफाइन इन्फ्लामेशन। डिफाइन इन्फ्लामेशन अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर पक्के हैं। फिर उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट इज एनीमिया, मतलब अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और एनीमिया किस वजह से हो सकता है वो भी आप लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर पक्के हैं। फिर उसके बाद है व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा इसका डेफिनेशन कहीं लिखेंगे, डेफिनेशन लिखते ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और एक किस वजह से हो सकता है कॉज भी लिख देंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर काट भी नहीं पाएगा। फिर उसके बाद में ध्यान देना, नेम एनी 3 इमीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ध्यान देना, इन्फ्लामेशन किस वजह से होता है, रोल को मतलब मीडिएटर का मतलब केमिकल कंपाउंड आपको लिखने, केमिकल कंपाउंड लिखेंगे किसकी वजह से होता है, वो मीडिएट करते हैं इन्फ्लामेशन को, वो चीज लिखनी है। 3 कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं दूसरे इसी सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन की। तो अगेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नेम द एंजाइम लेवल ऑफ एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखना है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मतलब एमआई के बारे में लिखना है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में लिखना है और उस एंजाइम का नाम लिखना है जिसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिनिन इन द ब्लड। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है, पहला यहाँ पे ये लिखेंगे, इसका नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे, नॉर्मल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है, ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया 2 नंबर के लिए। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ध्यान देना, व्हाट इज एंजाइम लेवल इंक्रीज इन लीवर इंजरी एंड नेम
नेम एनी टू, वो दो एंजाइम का नाम लिखना है जो, ध्यान देना, किसका, लीवर की इंजरी हो जाती है तो उन दो एंजाइम्स का नाम लिखना है और उनका कब इंक्रीज हो जाता है वो चीज लिखनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है व्हाट इज सीओपीडी। तो देखिएगा यहाँ पे सीओपीडी की यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है, सीओपीडी का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है। फुल फॉर्म लिखने के बाद में आपको इसके डेफिनेशन लिखनी है और इसका यदि इसका कॉज भी लिख देंगे, इसका कॉज भी लिखेंगे किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर पक्के हैं। फिर उसके बाद में ध्यान देना विच न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी कॉज पार्किंसन डिजीज। तो ध्यान देना सबसे पहले मैं बोलूंगा कि पार्किंसन डिजीज की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखेंगे जिसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है। तो इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, अब अपन बात करते हैं दोस्तों सेक्शन बी का। सेक्शन बी देखिएगा, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, कोई से 2 क्वेश्चन करने, यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चंस का मैं आंसर बताता हूँ आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ज्यादा नंबर मिलेंगे। डिस्कस इन डिटेल अबाउट हाइपोक्सिया की सेलुलर इंजरी। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 10 नंबर का सवाल है, हमें उसी तरह से लिखना है। तो पहले सबसे पहले आपको सेलुलर इंजरी की डेफिनेशन लिखनी है कि सेलुलर इंजरी होती क्या है, फिर उसकी मतलब ये डेफिनेशन होगी। फिर उसके बाद में इसके टाइप्स लिखने की, किस टाइप से होता है, फिर उसके बाद में ये तो टाइप्स हो गया, वो हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे हाइपोक्सिक सेलुलर इंजरी के बारे में डिटेल लिखना है। यदि आप इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से जाओगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में फ्लो चार्ट लेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा और उस वही तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए यदि आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर लेने हैं तो। ओके, फिर उसके बाद में क्लासिफाई हाइपरटेंशन, डिस्कस इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो ध्यान देना सबसे पहले हाइपरटेंशन की, जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी वैल्यूज लिखने की, किस ब्लड प्रेशर के ऊपर हाइपरटेंशन शो होने लग जाता है और उसकी सीरीज चलनी है। तो यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, करने के साथ में उसका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देना है कि इसमें क्या होता है, ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। फिर उसके बाद में इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे ये कैसे, हाउ इट डेवलप, कैसे डेवलप होता है, हाइपरटेंशन कैसे इंक्रीज होता है, उसका फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में बताएंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर को 100% मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद में है क्लासिफाई डायबिटीज एंड डिस्कस इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज। तो ध्यान देना सबसे पहले डायबिटीज की डेफिनेशन लिखनी है, डायबिटीज की डेफिनेशन लिखनी है और उसमें यहाँ पे डायबिटीज को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के बाद में उनका यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन जरूर देना है, कौन सा किसका रीजन है, कौन सी चीज में क्या कंडीशन होती है, किस तरह से ये चीज आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में इसका डायग्रामेटिक एज वेल एज यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको आंसर लिखना, ताकि आपको प्रेजेंटेशन हो। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको डायग्रामेटिक एज वेल एज फ्लो चार्ट के फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए, ताकि आपको आंसर अच्छा प्रेजेंटेशन हो। मैटर वही रहता है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो मार्क्स एग्जामिनर को देने ही पड़ेंगे। ये है मेरा आपका सजेशन। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की, बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अवेलेबिलिटी है। राइट शॉर्ट नोट ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो देखिएगा सबसे पहले इसको आप कैसे लिखेंगे किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में इसका पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये किस तरह से डेवलप होता है, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा इसको फ्लो चार्ट में लिखेंगे और यहाँ पे उसके रीजंस, फ्लो चार्ट में उसके रीजंस और लिख देंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसके लास्ट में सिम्टम्स बता देंगे कि इसकी ये प्रॉब्लम होती है, ये चीज होती है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी के बाद में ध्यान देना, नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक
पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में आप क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले अगेन मैं कहूंगा डेफिनेशन लिखेंगे पेप्टिक अल्सर होता क्या है, उसके बाद में पेप्टिक अल्सर के बाद में इसका आपको ईटियोलॉजी लिखना है। ईटियोलॉजी का मतलब यहाँ पे कैसा है कि ये कैसे डेवलप होता है, क्यों होता है, तो यहाँ पे इसका इसके कॉजेज लिखेंगे, किस वजह से होता है या किस तरह की इम्बैलेंसिंग होने की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, किस रीजन लिखेंगे, और उसके बाद में उसका फ्लो चार्ट और उसका कौन सा डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है यहाँ पे ये है कि आपको शॉर्ट में आंसर करना है, क्योंकि बड़ा यदि आप डिटेल में जाएंगे तो 10 नंबर वाला सवाल हो जाएगा, यहाँ पे 5 नंबर का ही सवाल है, तो आपको शॉर्ट में आंसर करना। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ रीनल फेलियर। अगेन सेम पैटर्न का आंसर लिखना है आपको, डेफिनेशन रीनल फेनल क्या होता है और उसका फिर आपको कॉजेज लिखने हैं, कॉजेज किस वजह से होता है, फिर आपका इटियोलॉजी या पैथोजेनेसिस जिसको अपन बोलते हैं वो चीज लिखनी है। अगेन मैं बात कहूंगा फ्लो चार्ट एज वेल एज यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में आंसर करना ताकि आपका आंसर बेटर हो। फिर आता है राइट नोट ऑन मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखना इन्फ्लामेशन की, हालांकि पिछले क्वेश्चंस में इन्फ्लामेशन के बारे में आपसे पूछ लिया गया, लेकिन अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखना है और उसके जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स के बारे में लिखना है। तो मेरा आपसे किस सजेशन ये है कि मीडिएटर्स को लिखते टाइम आपको कैसे लिख देंगे, इसका यदि फ्लो चार्ट बना देंगे इन्फ्लामेशन का तो सारे के सारे मीडिएटर्स आ जाएंगे, कौन सा मीडिएटर किस जगह पे है वो आ जाएगा। तो ये चीज इस तरह से यदि फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लिख देंगे तो सारा का सारा आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगी, कौन सी मीडिएटर कहां रोल प्ले करता है। ये हो गया आपका इन्फ्लामेशन का। फिर आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपरट्रॉपी। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉपी अगेन मैं डेफिनेशन कहूंगा और इसका फिजियोलॉजी लिखेंगे, पैथोलॉजी के बारे में मतलब इसका कैसे डेवलप होता है, इसके कॉजेज लिखने हैं, फ्लो चार्ट लिखना। कहने का मतलब पैथोफिजियोलॉजी में आपका फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से आपको आंसर करना है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। तो एनी 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चंस है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको जो अच्छा आता है वही आंसर करना है। तो पहला देखिएगा राइट शॉर्ट नोट एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगेन मैं यही कहूंगा डेफिनेशन लिखना है और इसका पैथोलॉजी लिखना है। पैथोलॉजी या इटियोजेनेसिस या ये इटियोलॉजी या पैथोजेनेसिस ये सारी वर्ड एक ही है। तो कहने का मतलब ये कैसे होता है, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या यूं कहूंगा फ्लो चार्ट लेंगे तो आपका आंसर बेटर होगा, क्योंकि कोई भी डिजीज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के हिसाब से होती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, पैथोजेनेसिस ऑफ एल्जीमर डिजीज। अगेन सेम पैटर्न रहेगा, डेफिनेशन रहेगा और डेफिनेशन के बाद में एल्जीमर डिजीज किस वजह से होती है उसके कॉजेज लिखने हैं और फिर फ्लो चार्ट विद डायग्राम लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन को इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर ज्यादा बेटर जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्रेजेंटेशन एक क्लासिफिकेशन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे फिर इंडिविजुअल नाम लिख के शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन जरूर लिखिएगा ताकि आपको आंसर ज्यादा अच्छा और शॉर्ट में रहेगा तो आपको आंसर अच्छा होगा। ओके, फिर आता है डिस्कस पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो सेम आंसर रहेगा, पैटर्न रहेगा कैसे कि यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखेंगे, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद में इसका फ्लो चार्ट के तौर पे लिखेंगे उसका किस तरह से डेवलप होता है। ये चीज लिखते हुए आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना देना ताकि आपको आंसर अच्छा हो। इस तरह से आपको आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिले। दोस्तों यही इस तरह से हमने क्या डिस्कस किया, ये पैथोफिजियोलॉजी का ये इंस्ट्रक्शंस थे आपके, और ये वाला पहला सेक्शन था, दूसरा सेक्शन ये वाला है, तीसरा सेक्शन ये वाला है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। मैं हर सेमेस्टर के लिए कुछ ना कुछ, चाहे थ्योरी एग्जाम हो, मॉडल पेपर हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको ऐड करता रहता हूं, डालता रहता हूं। आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें क्योंकि उनको भी इस चीज की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने फ्यूचर बनाने के लिए। इसी के साथ मैं आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। थैंक यू वंस अगेन।